हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे हमारा जो टॉपिक था मनी उसको हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से जो जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का। और आज हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में। तो मनी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि मुद्रा क्या होती है। वैसे कि हम नॉर्मली कहावत सुनते रहते हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो उसी की तरह हम लोग समझ सकते हैं कि मनी की वैल्यू क्या है, आज उसके बारे में देखेंगे। तो जो मनी है वो हमारा क्या है, मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक हम लोग बात करें कि माध्यम है किसका, पेमेंट करने का, किसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। यानी कि गुड्स मतलब क्या होता है, सामान। कोई हमें अपना सामान देगा तो हम क्या करेंगे, कोई जैसे कि मान चलिए कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, कोई सामान ले लेता था और उसके बदले सामान दे देता था। जैसे कि मुझे गेहूँ चाहिए और सामने वाले को चावल चाहिए, तो मेरे पास चावल है तो मैं उसे चावल दे दूँगा और वो मैं उसे गेहूँ ले लूँगा। तो धीमे-धीमे क्या होने लगा कि इसमें प्रॉब्लम आने लगी। बार्टर सिस्टम पहले के समय में इसमें दिक्कत आने लगी, क्योंकि अब मान लीजिए सामने वाले को अगर गेहूँ खरीदने हैं और मुझे उसके मतलब उसके पास मान लीजिए चावल है और मेरे पास गेहूँ है। अब मान चलिए कि मुझे चावल चाहिए सामने वाले के और उसे कपड़े चाहिए हैं, उसे मेरे गेहूँ नहीं चाहिए। तो अब वो ऐसे आदमी को ढूँढ रहा है जिसके पास कपड़े हों और मुझे उसके चावल चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा? तो दिक्कत हो जाएगी ना ट्रांज़ैक्शन में, क्योंकि वैल्यू तो हमारी दोनों की बराबर है, पर उसे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है और मुझे चाहिए वो उसी के पास में है। तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भैया एक आइडियल सिस्टम बना लेते हैं कि जिसके ज़रिए कि हम उसकी वैल्यू फ़िक्स कर देंगे। तो हमें ऐसे हर आदमी को ढूँढना नहीं पड़ेगा, जिसके पास कपड़े हों उसी के पास घूम के जाना पड़े हमें। जिसको चावल देने हो तो चावल मतलब वो अपने चावल दे दे, वो कपड़ा ले ले फिर। और मुझे तो उसके चावल चाहिए थे ना, मैं क्या करूँगा मैं गेहूँ का? क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत किसकी थी? चावल की थी मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी एक चीज़ का मीडियम फ़िक्स कर देंगे कि एक यूनिट रख देंगे किसी की, भैया इसकी वैल्यू इतनी है। जैसे कि मान चलिए कि पहले के जैसे कि कोस्टल एरियाज़ होते थे, तो वहाँ पे जैसे कि जैसे कोस्टल एरिया होते थे, तो वहाँ करेंसी क्या चलेगी? तो वहाँ पे शंख या फिर कोड़ियों के बारे में सुना होगा, तो कोड़ियाँ वहाँ की क्या करेंसी बना देते थे। या फिर पहाड़ों साइड पे बकरी की जो भेड़ होती है उनके खाल के बदले एक्सचेंज कर लेते थे सामान को। तो वैसे ही हमारा क्या है, मनी एक क्या है, हमारा पेमेंट का तरीका है, मीडियम है एक। तो हम लोग समझेंगे अब फंक्शन किसके, मनी के। उम्मीद है कि आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई हो कि मनी क्या है एक्चुअली। इसका प्राइमरी फंक्शन देखते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका। ये क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करें, प्राइमरी मतलब होता है सबसे पहला काम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि हम लोग कोई सामान मतलब कोई सामान जैसे मुझे देना है कि सामने वाले के पास गेहूँ है। अब वो कितने रुपए के हैं? ₹50 के हैं और मेरे पास चावल हैं कितने रुपए के हैं? ₹50 के हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो मुझे सामान दे देगा तो मैं उसे ₹50 दे दूँगा और सामने वाले के पास गेहूँ है तो मैं उसे ₹50 दे दूँगा। तो एक फ़िक्स वैल्यू पता है हमें। पैसे के नाम पर हम लोग बात करें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि अगर मेरे पास अगर मान चलिए चावल नहीं है, उसको सामने वाले को चावल चाहिए हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसे पैसे दे दूँगा। क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी है रुपए की कि वो ₹50 के चावल मैं उससे ले लूँगा और जब उसे गेहूँ चाहिए होंगे तो वो अब वो ₹50 जो मैंने उससे ₹50 दिए, जिसके पास गेहूँ होंगे वो उसे जाके दे देगा वो। तो उससे उसे भी गेहूँ मिल जाएँगे और मुझे चावल चाहिए तो मुझे भी चावल मिलेगा। इस वजह से हमारा ट्रांज़ैक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस तरह हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्या, हमारा मनी। दूसरा क्या है, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, यानी कि एक मापने की इकाई है। हम एक तरीके से कहें, जैसे कि हम लोग बात करें किसी भी चीज़ की हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं कि ये कपड़ा हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं, लड़कियाँ लड़के का मार्केट में जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये कपड़ा कितने रुपए का है। तो तभी तो बताता है कि भैया इसकी वैल्यूएशन कितने है, ₹400 या ₹500 या ₹1000 या ₹10,000 है किसी भी कपड़े की। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इस कपड़े की कीमत 5 गेहूँ बराबर है। पहले ऐसा होता था वाटर सिस्टम में। तो क्योंकि जब उन्हें कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, पर आज के समय में ये क्या है, मनी क्या है, एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है। यानी कि ये इकाई का नापने का तरीका है कि इसकी वैल्यू इतने रुपए है। उम्मीद है कि आपको प्राइमरी फंक्शन समझ में आया हो पूरी तरह से। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे हमारी सेकेंडरी फंक्शन के बारे में। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है मनी का? तो ये क्या होता है, मीडियम ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। यानी कि जो मान चलिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको कहाँ जाना है, अमेरिका घूमने जाना है, वॉशिंगटन जाना है या फिर माली जाना है, सोमालिया जाना है, राजस्थान जाना है या फिर कहीं भी आपको घूमने जाना है। तो आप वहाँ जाएँगे तो आपके पास
अब जैसे मान चलिए कि वहाँ पे पैसा तो लगेगा, हर चीज़ में पैसा लगेगा आपका। तो आप लोग जाएँगे कि भैया 2-3 1-2 लाख रुपए तो हों कम से कम, कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, कुछ खुदा ना ख़ास्ता हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? तो फिर इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस 5 लाख रुपए तक की वैल्यू कहाँ कैसे स्टोरेज करके लाएँगे? तो अब क्या आप वहाँ पे अपना सोना-चांदी लेके जाएँगे कि भैया अगला आदमी अगर बोर्डिंग और एयरपोर्ट पे जाएँगे आप, तो आप क्या सोना निकाल के दे देंगे उसे? नहीं। तो आप उसको क्या देंगे? एक मनी देंगे। तो ये हमारा ये सेकेंडरी फंक्शन क्या बन जाता है? तो ये क्या है कि मीडियम ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। और दूसरा क्या है? मीडियम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि देर से भुगतान का माध्यम, कि हम लोग इसके अगर हमारे पास हो तो हम देर से भुगतान भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेकेंडरी फंक्शन। तो अब बढ़ते हैं, चलिए अपने अगले सेगमेंट की ओर, अपने लेक्चर के। तो व्यूअर्स, ये हमारे लेक्चर का दूसरा पार्ट। तो हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसके बारे में, मनी के बारे में, कि जो हमारा मनी था वो स्टार्ट हुआ तो हुआ कैसे था, क्या क्या सिनेरियो चला था हमारे पास्ट में। सबसे पहले हम लोग बात करें, बार्टर सिस्टम चलता था, बहुत पुरानी समय की बात है, सदियों बीत गए तब की बात है। तो हमारे यहाँ क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि सामान का लेन देन चलना। तो जैसे कि मान चलिए कि मेरे पास क्या है, एक एक बकरी है मेरे पास, और सामने वाले पास है खाने की सामान, जैसे कि उसके पास गेहूँ और चावल हैं। मुझे चाहिए गेहूँ और चावल, मुझे बकरी नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ अभी, मैं उन्हीं उस समय के एग्ज़ाम्पल लेके बता रहा हूँ कि आपको अच्छी समझ में आए, कि मेरे पास बकरी है और सामने वाले पास, मैं मान चलिए मेरा नाम है श्याम और सामने वाले का नाम है घनश्याम, या फिर हम लोग बात करें सैम या डेविड। तो सामने वाले का नाम देख रहे हैं हम लोग, डेविड नाम है उसका सामने वाले का, मेरा नाम श्याम है, सामने वाले का नाम डेविड है। तो मुझे चाहिए उसका खाना-पीना और उसे चाहिए बकरी। तो मैं उससे कहूँगा, भई तू मेरी ये बकरी ले ले तू और अपना सामान तू मुझे दे दे। तो वो क्या करेगा, मुझे अपना सामान दे देगा और मैं अपना सामान दे दूँगा। तो इससे मेरी नीड भी पूरी हो जाएगी और उसकी नीड भी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार हम दोनों का काम चल जाएगा। तो ये हमारा क्या था? ये था हमारा बार्टर सिस्टम। तो इसके ज़रिए हम लोग अपना सामान एक्सचेंज करके कमोडिटी एक्सचेंज कर लेते थे। पर हमें जैसा कि पता है कि हर चीज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है। जैसे कि वाटर सिस्टम में भी दिक्कत थी, तो क्या दिक्कत थी हम लोग उसको विस्तार से समझते हैं। जैसे कि इसको भी मैं एक उदाहरण की मदद से समझाऊँगा आपको, कि मान चलिए कि मैं एक मेरा नाम तो श्याम था, उसका नाम जॉन था। अब मान चलिए जॉन भाई साहब को चाहिए है, उसे चाहिए है, कपड़े चाहिए हैं, क्योंकि अब उसे करनी है किसी को उसे किसी को आई मीन दिखाना है कि उसके पास वो कितना मॉडर्न और स्टाइलिश है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब वो दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, अब उसे चाहिए कपड़े अच्छे स्टाइलिश वाले, और मेरे पास है केवल और केवल तवा है मेरे पास, और खाने के बर्तन है मेरे पास। अब और उसके पास देने के लिए क्या है? उसके पास देने के लिए है 5 मान के लिए 5 उसके पास क्या है, घोड़े हैं। तो मुझे उसके घोड़े चाहिए। अब वो सोच रहा है कि मैं अपने घोड़े बेचकर किसी से अच्छे सुंदर-सुंदर कपड़े ले लूँ। तो अब वो किसी ऐसे आदमी को ढूँढ रहा है जिसके पास क्या हो, सुंदर-सुंदर कपड़े हों, जिसको वो अपने घोड़े दे सके। अब मुझे उसके घोड़े चाहिए, पर मेरे पास हम लोग बात करें कि मेरे पास उसके कपड़े नहीं हैं, पर मेरे पास बर्तन हैं। अब मान चलिए कि मेरे पास बर्तन हैं, तो अब उसे वो तो मेरे साथ कोई बिज़नेस करेगा नहीं, क्योंकि उसे तो चाहिए कपड़े और मेरे पास है बर्तन, उसे बर्तनों से कोई मतलब नहीं है। अगर मान चलिए उसकी जगह पे मेरे पास पैसे होते और मेरे पास पैसे होते, तो वो मुझसे पैसे आई मीन मेरे पास और कोई सामान होता, तो फिर मान चलिए जैसे कि मेरे पास और कुछ सामान होता, जैसे कि मान चलिए अगर मेरे पास पैसे होते हैं, मान चलिए पैसे का सिस्टम चलता होता उस समय पे, तो मैं अपने जो बर्तन है वो बेच के पैसे ले लेता और उस पैसे को हम लोग उसे दे देते, और वो पैसे लेके जिसके पास कपड़े मिलते हैं उससे कपड़े लेकर अब वो कपड़े ले लेता अपने। पर अब उस समय तो पैसे का सीन चलता नहीं था, इस वजह से उसे क्या हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अब उसने कहा कि अब मैं कब तक ढूँढता रहूँ? तो वो एक 1 दिन देखता रहा, 2 दिन देखता रहा, 3 दिन देखता रहा, अब उसे मिले ही नहीं, और जिसको वो दिखाना चाह रहा था कपड़े, अब वो भी चला गया आई मीन। तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर उसने भी हटा दिया, उसने कहा क्या सिस्टम बेकार है, हमारे यहाँ पे पैसे ही नहीं चलता है। तो इसमें ये दिक्कत आई थी वाटर सिस्टम में। हम लोग समझते हैं कि इस वजह से लोगों ने फिर धीमे-धीमे क्या स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन देख रहे हैं, बार्टर सिस्टम से कमोडिटी मनी में देख रहे हैं, तो ये 1-2 दिन का काम नहीं था, ये सदियों लग गई थी। मतलब बहुत टाइम लगता था किसी एक जो ट्रांसफ़र आप लोग देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा टाइम है, पर ये छोटा टाइम नहीं है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है।
अब हम लोग बात करेंगे कमोडिटी मनी की। तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे किसी एक वैल्यू यानी कि कोई वस्तु जो बाज़ार में बेचती जैसे हम लोग बात करें, किसी सामान में हम लोग वैल्यू दे देंगे कि भैया इसकी इतनी कीमत है, तो आप लोग क्या करिए इसको ले लीजिए। क्या करिए ले लीजिए। तो जैसे कि हम लोग बात करें वैदिक काल में जैसे गाय वगैरह को माना जाता था या फिर हम लोग बात करें कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले कौड़ियों से के बहुत से लोग कहावत में कहते हैं कि तुम्हारी तो वही भैया कोई कौड़ी बराबर भी इज़्ज़त नहीं है। तो पहले क्या थी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो कौड़ी होती है, वो क्या थी एक करेंसी की तरह काम करती थी। इवन कि हम लोग बात करें पहाड़ों वाले एरिया के अंदर हम लोग बात करें कि जो भेड़-बकरियाँ होती थी, उनकी हम लोग बात करें खालों को कमोडिटी बना लिया गया। वैदिक काल में गायों को कमोडिटी बना लिया, यानी कि एक गाय के आप मान के चलिए जितनी ज़्यादा गाय आपके पास, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास। तो अब उन्हें सामान को मतलब किसी वस्तु को पैसे की तरह मान लिया, उसी से लेन-देन किया कि और उसके बाद क्या हुआ मेटेलिक करेंसी का चलन आया मेटेलिक करेंसी। तो मेटेलिक करेंसी क्या थी? अब हम लोग बात करें कि इंसानों ने कहा कि भैया अब पता नहीं इसमें इसमें भी दिक्कत आ गई थी कमोडिटी मुद्रा में। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि भैया कि अब मान चलिए मेटेलिक वैल्यू बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेटेलिक वैल्यू में क्या था कि जो हमारे धातु होते थे जैसे सोने के सिक्के, चाँदी के सिक्के या फिर लोहे के सिक्के, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इनका इस्तेमाल शुरू करने के बाद हम लोगों ने देखा इनके इस जैसे ये चलन में आ गए तो जैसे कि पता होगा आप लोगों ने अकबर ने अपने सिक्के छपवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सिक्के छपवाए थे। तो जैसे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में इन कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं ना मेटलर्जी कहते हैं, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। तो आपके स्टैटिक डेटा में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो जैसे हमें पता है कि मेटेलिक करेंसी के बाद किसका चलन आया, पेपर करेंसी का चलन आया। तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली अभी हम इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया में 1860 में कब 1860 में पहली बार क्या लाई गई थी? कब पेपर करेंसी लाई गई थी। तो धीमे-धीमे हमारे यहाँ पे 1860 में पहली बार पेपर करेंसी का चलन स्टार्ट हुआ। तो आपने ये ट्रांज़ैक्शन पीरियड देखा कैसे बार्टर सिस्टम से शुरू हुए और हम लोग पेपर करेंसी में आ गए। इवन कि आज के समय की बात करें तो अब हम लोग डिजिटल करेंसी का यूज़ भी करते हैं। जैसे कि पेमेंट हुआ, पेपाल हुआ या फिर दूसरी हमारी कंपनी हुई आजकल जो कि चल रही हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं जो। तो अब हम लोग समझें वर्तमान समय की मुद्राएँ कौन-कौन सी हैं। तो वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें फिज़िकली कौन-कौन सी चीज़ें चलती हैं, हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं सबसे पहले 2000 का नोट चलता था, ये अब बैन हो गया है क्योंकि मोनेटाइज़ेशन का आपको पता होगा कि म भैया डिमोनेटाइज़ेशन कर दिया गया था और 2000 नोट को कैंसल कर दिया गया। और फिर 500 का नोट चल रहा है, अभी 200 का नोट चल रहा है, 100 का नोट चल रहा है, 50 का, 100 का सॉरी 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, 2 का और 1 का। इतने नोट हमारे भी चलन में हैं। अब इनकी थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं कि इनके रंग वगैरह कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो हमारा 500 का नोट है वो क्या है स्टोन ग्रे रंग का है। 200 का नोट का है वो क्या है ब्राउट ब्राइट येलो रंग का है। 100 का नोट कैसा है लेवेंडर है। 50 का कैसा है फ्लोरेसेंट ब्लू है और 20 का कैसा है डार्क ओह माय गॉड! देयर इज़ अ प्रॉब्लम। 20 का कैसा है डार्क ग्रीनिश है और 10 का नोट करें चॉकलेट ब्राउन है हमारा और सिक्के तो फिर हमें पता है 5, 2 और 1 का ये सीन तो पता ही है। और हम लोग बात करें कि हमारा ये कितना है नई सीरीज़ है हमारी ये सिक्कों की आई मीन पैसों की करेंसी की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब हम लोग बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन के बारे में। तो डिमोनेटाइजेशन आप लोगों को तो अगर आप 2024 में तो आपको सबको पता होगा क्या होता है डिमोनेटाइजेशन। भैया लंका लग गई थी लाइन लगा लगा के बैंकों के आगे। तो सरकार ने क्या किया था काला धन वापस लाने के लिए डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। यानी कि क्या होता है कि किसी भी लीगल करेंसी से उसका लीगल स्टेटस हटा देना यानी कि सरकारी तौर पर मान्यता ख़त्म कर देना किसी नोट की। अब किसी भी हम लोग बात करें कोई भी नोट होता है अगर वो सरकार उसमें जैसे अब 10 का नोट है अब वो 2000 का नोट है या 500 का नोट है जितने का भी नोट है तो कोई उस नोट को चलाता क्यों है? क्योंकि सरकार भरोसा देती है, वादा करती है कि आपका ये नोट चलेगा। अगर नहीं चलता है तो सरकार भारतीय सरकार ज़िम्मेदार होगी इसकी। तो अब हम लोग बात करें जब वो सरकार कह देगी कि भैया हमें नहीं पता है इसका कि पैसा वापस होगा या नहीं होगा क्योंकि हमसे अपना लीगल स्टेटस वापस ले रहे हैं अपना। तो इसी तरह हम लोग समझेंगे कि जो हमने कौन उससे जो हमारी सरकार थी उन्होंने लीगल स्टेटस ले लिया उस नोट का तो फिर वो नोट क्या है कागज़ के टुकड़े के बराबर है। तो यही होता है हमारा क्या डिमोनेटाइजेशन यानी कि किसी भी करेंसी की हम लोग बात करें क्या होता है उसका लीगल स्टेटस कानूनी मान्यता हटा लेना। तो वही होता है और हम लोग बात करेंगे पहली बार हमारी क्या डिमोनेटाइजेशन कहाँ पे हुई थी? तो सबसे पहले हम लोग बात करें ये हमारा जनरल
फैक्ट हो जाएगा कि यूएसए के अंदर पहली बार नोटबंदी हुई थी। आप लोग ये फैक्ट अब समझ के रख लीजिए, आपके काम आएगा ये। और हम लोग अब वैसे भी हम लोग भारतीय गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में पहली बार डिमोनेटाइज़ेशन कब हुआ? तो पहली बार हम लोग बात करें इंडिया में डिमोनेटाइज़ेशन हुआ था 1946 में। तो ये क्या आज़ादी से पहले हुआ था? हाँ, ये आज़ादी से पहले हुआ था। हम लोग आज़ाद थे? नहीं, हम लोग आज़ाद नहीं थे, क्योंकि हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करें दूसरी बार हमारे यहाँ डिमोनेटाइज़ेशन कब हुआ? हमारे यहाँ दूसरी बार डिमोनेटाइज़ेशन हुआ 1978 में, यानी कि 1978 में। तो हम लोग बात करें कि पहली बार आज़ादी के बाद हमारे यहाँ क्या हुआ था? डिमोनेटाइज़ेशन हुआ, आज़ादी के बाद पहली बार। और उस समय के हम लोग बात करें कि पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई हमारे पीएम थे। और हम लोग बात करें इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात ये है कि अ, का ये इन्होंने डिमोनेटाइज़ेशन कराया तो क्यों कराया था? तो ऑब्वियस सी बात है, हर बार हम लोग डिमोनेटाइज़ेशन इसलिए करा सकते हैं क्योंकि काला धन वापस लाना होता है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे काला धन के आई मीन नो डिमोनेटाइज़ेशन किसने करवाई थी? इसके बाद डिमोनेटाइज़ेशन कराई थी हमारे अभी प्रेज़ेंट कुछ सालों पहले की बात है, आप लोगों को ध्यान होगा। मुझे तो याद है कि मैं नवंबर की रात को कुछ सामान खरीदा, तब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि भैया कि नोटबंदी हो गई है। तो 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कराया था, उस समय पर नोटबंदी करा दी थी। तो नोटबंदी करा दी थी, तो भैया बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ कि सब लोग इवन कि आप लोगों को पता होगा उस समय पर क्या-क्या न्यूज़ आ रही थी कि लोग सूटकेस में भर-भर के, बोरियाँ भर-भर के भैया पैसा फेंक रहे थे। आई मीन लोग पैसा जला-जला के रोडों में फेंक दे रहे थे। और हम लोग बात करें, पैसा फेंक दिया, नालों में भर-भर के पैसा फेंक रहा था। 500-500 और हज़ार-हज़ार के नोट ऐसे सड़कों में डले-डले फिर रहे थे। इतनी इतनी न्यूज़ सुनने को आ रही थी। और ये सारा सीन चल रहा था 2016 में। और हम लोग बात करें, उस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली साहब थे। गवर्नर कौन थे? जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये कुछ आप लोगों ने कुछ फैक्ट समझे किसके बारे में? डिमोनेटाइज़ेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, अपने अगले सेगमेंट की ओर अपने बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के सेगमेंट की ओर। तो हम लोगों ने अभी तक पेपर करेंसी देख ली थी कि 18th सेंचुरी में क्या आ गया था, इंडिया के अंदर पेपर करेंसी आ गई थी। अब पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक करेंसी यानी कि एटीएम वगैरह का सीन आप लोग देखते होंगे, तो वो आ चुका था। तो हम लोग बात करें कि इंडिया में पहली बार ऐसा कौन-सा बैंक था जो कि एटीएम कार्ड इश्यू कराया जिसने पहली बार, तो एचएसबीसी बैंक था। तो ये हमारा कोई इंडियन बैंक नहीं था, ये बाहर का बैंक था। तो बेसिकली हम लोग बात करें इंडिया का ऐसा कौन-सा बैंक था इसने पहली बार इंडिया में इस एटीएम कार्ड इश्यू कराए थे, तो वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब हम लोगों ने देख लिया, अपनी जर्नी देख ली कि प्लास्टिक मनी भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब प्लास्टिक मनी के बाद आया क्या? हम लोग अब वो देखते हैं। तो प्लास्टिक मनी के बाद आया हमारा ई-ट्रांसफ़र, यानी कि हमारा आजकल ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम। तो अब हम लोग समझते हैं ऑनलाइन सिस्टम का ट्रांज़ैक्शन। तो अब हमारा क्या है, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन आ चुका है, अब जो अभी चल रहा है प्रेज़ेंट समय पर। तो हम आप लोग देख रहे होंगे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, बार्टर सिस्टम से। हम लोग थोड़ा रिवाइज़ कर ले रहे हैं अब कि हम लोगों ने मनी स्टार्ट किया था कहाँ से, बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम से कमोडिटी में आए थे हम लोग, कमोडिटी से हम लोग बात करें किसमें, मेटेलिक वैल्यू में आए थे, मेटेलिक वैल्यू के बाद हम लोग किसमें आए थे, करेंसी पेपर करेंसी में आए थे, और पेपर करेंसी से प्लास्टिक में आए थे, और प्लास्टिक के बाद अब हम लोग ई ट्रांसफ़र यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र यानी कि ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कितनी सदियों में, और जो आप लोग ये प्रोसेस देख रहे होंगे, आपने लोगों ने पढ़ तो 2 मिनट में लिया कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ था, ये हुआ था। पर ये जो प्रोसेस देख रहे हैं आप लोग, ये एक बार में नहीं हुआ था, इसको होने में सदियों लग गईं। हम लोग बात करें, सालों के सालों बीत गए इसको होने में। तो ये प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं होता है, सालों के साल लगते हैं इनको होने में। तो हम लोग बात करेंगे अब आरटीजीएस के बारे में, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में। तो इसके अंदर हमारा एक यूटीआर होता है, यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यानी कि एक नंबर होता है जो कि 24 अंकों का होता है। और हम लोग बात करें एनईएफटी, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और ये होता है 16 अंकों का। तो बेसिकली इसमें लगती है देर। और हम लोग बात करें आरटीजीएस का, इसके अंदर हम लोग 2 लाख से ज़्यादा का भुगतान कर सकते हैं, और 2 लाख से कम भुगतान करना है तो आप लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, एनईएफटी का। तो बेसिकली इन ये क्या है, इनमें बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग किसका करते हैं, आईएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी संख्या होती है 12।
तो 12 अंकों का होता है आईएमपीएस, और हम लोग बात करें जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूपीआई के बारे में सुना होगा, तो ये भी 12 अंकों का होता है। हम लोग बात करें इसके यूपीआई का फुल फॉर्म की, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये हमें पता है, और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, और बाकी के लेक्चर्स मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, तो आप लोग जाइए और विज़िट कीजिए मेरा चैनल, और उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी इकोनॉमिक्स फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या फिर हाँ, बस इसी के नाम से चला होगा। और आप लोग जाइए और उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको मनी का जो चैप्टर था पूरा समझ में आया हो, और यही हमारा मनी जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।